चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्यारे टॉपिक की। आ जाइए। गुड गोइंग। बढ़िया। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के एडिशनल टॉपिक की, जो आगे आने वाले टॉपिक से। अभी तक हमने क्या करा, हमने डिस्कस करने की कोशिश करी कि एक्चुअल में जो लेजिस्लेचर हमको दिख रहा होता है, जो पैटर्न दिख रहा होता है लॉ को मेक करने का या फिर लॉ के सोर्स का, उस पर बात करी गई। कॉन्स्टिट्यूशन की भी इन डेप्थ नॉलेज हमने ली। क्यों सर? क्योंकि एक ही क्वेश्चन पेपर में दिखेगा, बट मेरा ऐसा मानना है कि इंस्टीट्यूट अगर जरा सा भी स्मार्ट बनने की कोशिश करे, इंस्टीट्यूट नहीं तो वो क्या करेगा, मैं आपको वो बता दूं एक बार। देखिए बहुत बेसिक है कि जब भी हम इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो आज तक जो पेपर पैटर्न हुए हैं में 6 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है, जहां पर आपसे पूछा गया है या तो फंक्शन ऑफ आरबीआई से भी कुछ ऐसा, सोर्स ऑफ लॉ ऐसा, या टाइप्स ऑफ लॉ ऐसा, या फिर कोर्ट की कैटेगरीज, ऐसे क्वेश्चंस बने हैं। 6 नंबर के लिए एक क्वेश्चन, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। बट मैं बोलता हूँ अगर मुझे पेपर बनाना हो तो मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि सारे टीचर सारे बच्चे इसी पैटर्न से पढ़ रहे होंगे और मुझे थोड़ा मसाला डालना है पेपर में। तो मेरी नीयत क्या होगी, इस 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि एक ही क्वेश्चन आता था, इसको मैं कैसे करने वाला हूँ, फिर मैं करूँगा 4 मार्क्स 2 मार्क्स। सर क्या हुआ सर? बहुत ध्यान सीखो क्या हुआ। हमने जो अभी तक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में एक क्वेश्चन आता था, अब हमने क्या कर दिया, 2 क्वेश्चन कर दिया, वेटेज 6 ही नंबर रखे। तो इससे क्या होगा, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मुझे 4 मार्क्स में देना है, तो मैंने यहाँ दे दिया टाइप्स ऑफ लॉ, ठीक है, या फिर कोर्ट का जो पैटर्न रहा है उस पर बात कर ली, या कोर्ट के टाइप्स पर बात कर ली। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी, ठीक। एक क्वेश्चन हमने ऐसा ले लिया, दूसरा हमने डिटेल्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर बात कर ली। दिल नहीं लगा कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करके क्या ही होगा, हमने कहा काम करो, पूरा पूरा सोर्स ऑफ लॉ बता दो। अब सबको ये बात समझ आ रही जो मैं बोल रहा हूँ? मुझे चैट में बताइए जल्दी से, जल्दी 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 बताइए, क्या सबको ये बात समझ आ रही जो मैं अभी बात कर रहा हूँ? हमेशा सिर्फ इसलिए नहीं तैयार होना है कि हमको बस वो पता लग गया हम उसी के हिसाब से जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है सबको? अब जैसे हमने यहाँ 4 नंबर में लिख दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में डिटेल कर दीजिए। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको आपकी प्रिपरेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा, ना कि वही घिसी पिटी बातें कि बेटा देखो 6 नंबर में एक ही क्वेश्चन आता है और आप खुद को उसी के लिए तैयार कर रहे हो। पेपर में इंस्टीट्यूट थोड़ा सा स्मार्ट बना, फिर तकलीफ आएगी ना, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। हम है ना, हम अपने इस अटेम्प्ट में इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कोई छोटा टॉपिक भी जब पढ़ो ना, तो उसी नीयत से पढ़ो कि ये भी पेपर में आ सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ की बड़ा बड़ा टॉपिक ही पढ़ेंगे, ये हरकतें ना हो, इसलिए शुरुआत में बता। चलिए तो ये बता ही दिया है, अब बढ़ जाते हैं आगे। ओके जी, तो हेडिंग है हमारे पास, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मेरे साथ साथ ड्राफ्ट करते चलेंगे, है ना। आ जाइए। हेडिंग है टाइप्स ऑफ लॉ इन द इंडियन लीगल सिस्टम। तो इंडियन लीगल सिस्टम में कितने टाइप के लॉ हैं? हमने कहा जी 4 टाइप के लॉ हैं। मेरे साथ साथ नोट्स बनाएंगे, फिर स्लाइड भी देखेंगे, दोनों काम करेंगे। कितने टाइप के लॉ हैं? हमने कहा 4 टाइप के लॉ हैं। कौन कौन से लॉ हैं? पहला लॉ जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। अब जब क्रिमिनल लॉ की बात आती है तो दिमाग में रखेंगे, क्रिमिनल लॉ हमसे क्या कहता है? कहता है जी ऑफेंसेस जो हुए होंगे, जहां पर मारपीट हुई होगी, जहां पर मर्डर हुआ होगा, जहां पर थेफ्ट हुआ होगा। मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे साथ ये नोट करते चलना। जैसे हमने बोला क्रिमिनल लॉ में क्या हुआ होगा, हमने कहा जी ऑफेंसेस हुए होंगे। तो मन में प्रश्न है ये ऑफेंसेस कौन से हैं? हमने कहा यार सोचो, अगर चोरी की वारदात हुई, अगर फ्रॉड की वारदात हुई, अगर मर्डर हुआ, अगर रेप हुआ, अगर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, जान से मारने की कोशिश करी गई, ये सब कुछ क्या है? हमने कहा ये तो ऑफेंसेस हैं। तो मैंने आपसे पूछा मुझे एक बात बताओ, आपको इसे सोचना है। मैंने आपसे पूछा एक बात बताओ कि अगर ये सिनेरियो बन रहा है तो ये तो क्रिमिनल कैटेगरी हो गई भाई, चोरी करना, रेप करना, मर्डर करना, या अटेम्प्ट टू मर्डर करना। सर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर में क्या है? मर्डर में आपने एक ही चाकू मारी, अगला मर गया। और अटेम्प्ट टू मर्डर में आपने आपने नहीं, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अटेम्प्ट टू मर्डर में व्यक्ति ने एक चाकू मारी,
अगले व्यक्ति की जान नहीं गई, लेकिन फिर भी इसको बोला जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इसको हम बोलते हैं ऑफेंसेस। अब अगला प्रश्न मन में आया, सर ऑफेंस हुए हैं, थेफ्ट हुई, रेप हुआ, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, फ्रॉड हुआ, सर इसमें कुछ कंक्लूजन है क्या? अगर ये चीजें होंगी तो क्या होगा? हमने कहा बिल्कुल, आपको ऐसे सोचना है, कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर रहा है अगर, तो क्या उसको जेल होगी कि नहीं होगी? सोचो सोचो सोचो, क्या उसको जेल होगी कि नहीं होगी? हमने कहा सर होगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न, सर क्या उस पर फाइन लगाया जाएगी कि नहीं लगाया जाएगा, मतलब जुर्माना हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब मन में प्रश्न आया कि क्रिमिनल लॉ को एक्चुअल में बनाया ही क्यों गया? हमने कहा बड़ा सिंपल आंसर इसका, क्रिमिनल लॉ की मेकिंग के पीछे का जो सोल पर्पस है वो है सोसाइटी में क्रिमिनल ऑफेंसेस को कम करना, रिड्यूस करना। आप चाहें तो लिख सकते हैं, है ना, इट इज डिजाइन टू मिनिमाइज क्राइम इन सोसाइटी। भाई प्रश्न मन में आ गया कि जरूरत क्या है, क्रिमिनल लॉ क्यों? हमने कहा बड़ा सिंपल आंसर है, इट इज डिजाइन, मैं जो लिख रहा हूं आप नोट जरूर करें, है ना, टू मिनिमाइज, इज डिजाइन टू मिनिमाइज क्राइम इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर में, अब सोचिए ना, अगर आपको एक बार ये, आप कोई व्यक्ति है कहीं पर चोरी करता है, थेफ्ट चोरी करता है और उसको कोई सजा नहीं दी है, ना इम्प्रिसमेंट, जेल, इम्प्रिसमेंट मतलब जेल होता है, यहाँ पर लिख भी लीजिए, इसका मतलब क्या है, जेल, ना उसको जेल की सजा हो, ना उस पर कोई जुर्माना लगाया जाए, तो एक बार चोरी करेगा वो ना, फिर वो करता ही रहेगा लगातार, कहता है मजा आ रहा है, मैं मजे के लिए करता हूँ, मेरा ये शौक है, समझो, डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। तो ये जो सिनेरियो बना, इसलिए बना क्योंकि कोई कंक्लूजन नहीं निकाला गया कि अगर आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस करे तो क्या होगा, नहीं बोला गया, तो अगला लगा पड़ा है। बट जब आपने बताया कि नहीं नहीं, अगर कुछ भी ऐसा हुआ तो ये क्रिमिनल लॉ के अंडर में आएगा, इस पे इम्प्रिसमेंट, जेल होगी, या फिर फाइन लगेगा, या फिर बोथ, दोनों हो जाएगा। क्यों जरूरी क्रिमिनल लॉ? सो दैट सोसाइटी में क्राइम को क्या किया जाए, मिनिमाइज कर दिया जाए। अब अगले पॉइंट पर आते हैं, बहुत ध्यान सीखिएगा। सेकंड पार्ट हमने बोला सिविल लॉ, तो मन में एक प्रश्न आया, सर सिविल लॉ किनके लिए बना है? हमने कहा सिविलियंस के लिए। ध्यान से सुनो बातों को, सिविल लॉ किसके लिए बना? हमने कहा सिविलियंस के लिए। अब ये सिविलियंस कौन है? जैसे मिलिट्री के लोग होते हैं, मिलिट्री के लोग मिलिट्री के, और सिविलियंस जो आम जनता है उनको हम सिविलियंस कहते हैं। आम जनता के लिए जो लॉ बनाया गया उसको हमने क्या बोला है? सिविल लॉ। आइए सीखते हैं, सर सिविल लॉ क्या कर रहा होगा? बड़ा सिंपल आंसर है, सिविल लॉ आम जनता में क्या होता है? डिस्प्यूट्स। कैसा? तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुमने इंडिकेटर नहीं दिया, तुमने एग्रीमेंट ब्रेक कर दिया, ये क्या है? डिस्प्यूट्स। तुम्हारा वहाँ अफेयर चल रहा है, तुमने मेरी प्रॉपर्टी में हाथ मार दिया, तुमने ये पेमेंट करने को कहा था बट तुम्हारा अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से चेक डिसऑनर हो गया, तुमने सेल करने को कहा था बट तुमने गलत प्रोडक्ट डिलीवरी दे दी, तुमने शॉर्टेज प्रोडक्ट की डिलीवरी दे दी, तुमने एक्सेस प्रोडक्ट की डिलीवरी दे दी, तुमने मेरा माल अपने गोडाउन में जबरदस्ती रख के सड़ा दिया। ये आपस में क्या हो रहा है? सिविल लॉ में आपस में क्या हो रहा है? सोचिए सोचिए सोचिए। हमने कहा बड़ा सिंपल आंसर है दोस्त, रटना कुछ नहीं, कुछ मत रटना, सब सीखने की कोशिश करना। सिविल लॉ में क्या हो रहा है? हमने कहा आपस में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं। डिस्प्यूट्स बोले तो विवाद हो रहे हैं। मन में प्रश्न आया, और ध्यान से सुनिए जो जो बोल रखा है मैंने। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आ जाइए मेरे साथ। डिस्प्यूट्स एग्रीमेंट, दो पार्टीज ने आपस में कोई एग्रीमेंट किया था बट फिर कोई विवाद हो गया, हो गया। चलो एक तड़कता भड़कता ले लेते हैं, डाइवोर्स केस। अभी जब जो दो लोगों में डाइवोर्स होता है, अलगाव होता है, बच्चा कहता है सर उसको तलाक कहते हैं। अरे हो तो अलगाव ही रहा है ना, दो लोगों में अलगाव हो रहा है ना। तो हम ये प्रश्न कर रहे हैं, ये अलगाव हो रहा है किस वजह से हो रहा है? तो जवाब निकल के आया, क्योंकि उन दोनों में, वो सिविल लॉ में आएगा, बट उन दोनों में क्या हुआ है? डिस्प्यूट हुआ है। वो किसी भी बात को लेके हो, वो उनके थॉट्स को लेके हो, या कुछ भी हो, एट द एंड क्या हुआ है? डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स किन के बीच हुए? सिविलियंस के बीच में। उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल लॉ। आपको समझ आ रहा है? हमको ऐसे पढ़ना है,
तो इसी तरीके से स्पेसिफिक निश में लॉयर होते हैं। क्रिमिनल लॉयर अलग होते हैं, सिविल लॉयर अलग होते हैं। सिविल लॉयर अलग क्यों होते हैं? जैसे मान लीजिए कोई रेंटल एग्रीमेंट है तो वो आएगा एग्रीमेंट में। मकान मालिक कह रहा है किराया दो, आप कह रहे हैं नहीं देंगे, तो कर पाओ कर लो, क्या दे दो, कहते नहीं देंगे तो क्या हुआ? वो केस करेगा अब तुम्हारे ऊपर। तो ये जो केस है ये कौन सी लॉ के अंडर में, जुडिशियल सिस्टम कौन सा लगेगा? तो वो आएगा सिविल लॉ। आई बिलीव आप ये बात समझ रहे हैं, है ना? एक और एग्जांपल लिख ही लेते हैं। डिस्प्यूट्स सेल एंड परचेज। इससे कल की बात है, कैमरे में फॉल्ट था, सिस्टम में फॉल्ट था, जहां से हमने ले रखा वहां फोन किया गया, ये हुआ कि नहीं फॉल्ट आ रही है, सिस्टम हैंग कर रहा है। उनके जो सेल्स एडवाइजर थे उन्होंने मेरे को बोला कि सर मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो कौन है तेरा? तो सर ये है। मैं ठहर जाओ, उनको से बात करी। अब वो खड़बड़ा गया, कहता सर मेरी नौकरी जाएगी सर। ये मत बोला करो फ्रंट होके कि सर मैं कोई मदद कर नहीं सकता। कि क्या है कि आजकल लोग कैसे ट्रीट करते हैं ये बहुत मैटर करता है। तो हमारा उनके बीच में क्या हो सकता था? डिस्प्यूट्स। बट क्योंकि उनके सीईओ से हमारा रिलेशन अच्छा है तो डिस्प्यूट्स नहीं हुआ। मैंने कल भी आपको सिखाया था लेक्चर नंबर 2 में, याद करिए। लेक्चर नंबर 2 में हमने आपसे क्या बोला? जो बिजनेस है में इथिक्स होती हैं, याद आ रहा है? यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करी थी। इथिक्स में रिलेशन एक्चुअल मैटर करते हैं। मैं आपको भी यही सिखा रहा हूँ। रिलेशन बिल्डअप करिए, बाकी सब हो जाना है। जहाँ रिलेशन नहीं होंगे वहाँ ज़्यादा चांसेस किसके हैं? डिस्प्यूट्स होने। अब मन में प्रश्न है, सर अगर डिस्प्यूट्स हुआ, समझिए अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो होगा क्या? सोचिए भाई, हमने कहा डिस्प्यूट हो गया, फिर आपके मन में प्रश्न है सर डिस्प्यूट्स अगर हुआ है, यहाँ पर कंक्लूजन। सर कंक्लूजन का मतलब आप कह सकते हैं वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट, मतलब जजमेंट। भाई आप क्या करोगे? आप डिस्प्यूट हुआ, आपस में विवाद हुआ, अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? आप जाके केस करेंगे। तो केस कहाँ करेंगे? हमने कहा कोर्ट में करेंगे। अब वो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं तो केस करेंगे ही। कहीं से कहीं तक केस जाएगा। सर ये कहीं से कहीं तक केस जाएगा क्या मतलब है? मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में करेंगे जो हमारे लोकल डिस्टेंस में, लोकल दायरे में होगी। अक्सर मूवीज में आपने सुना होगा कि ये एरिया हमारे दायरे में नहीं आता, ये केस हमारे एरिया में नहीं आता। पुलिस वाले ऐसा बोलते हैं, ये क्या है? तो बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। तो कौन से दायरे में आता है वहां पता करेंगे। बॉर्डर, बॉर्डर का मतलब सिर्फ भारत पाकिस्तान का बॉर्डर नहीं होता, भारत चाइना, भारत जापान का बॉर्डर नहीं होता। बॉर्डर का मतलब हर वो सिटी स्टेट का बॉर्डर कि किस जगह पे हो। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, आप नोएडा पे जाएं, नोएडा में एक हाईवे ऐसा है जहाँ पे हाईवे के लेफ्ट साइड में आप हैं तो वो उत्तर प्रदेश लगता है, राइट साइड में अगर आप हैं तो वो दिल्ली लग जाता है, दिल्ली एनसीआर ये है। सेम फॉर पुणे एंड महाराष्ट्र, पुणे एंड बॉम्बे, वहां पे भी सेम ऐसे हो रहा है। तो आपको समझना है कि कंक्लूजन क्या निकालेंगे। आप कोर्ट पे गए, आपने केस करा, तो कोर्ट गिव स्पेसिफिक रिलीफ। क्या करेगा जी? क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? कोर्ट गिव स्पेसिफिक रिलीफ। एक रिलीफ आपको दे देगा कि भैया ऐसा है, कर लो यार। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, आपका रेंट एग्रीमेंट का, रेंट रेंट एग्रीमेंट का क्या हो गया? डिस्प्यूट हो गया। मन में प्रश्न है डिस्प्यूट किसके बीच हुआ होगा? हमने कहा बड़ा सिंपल आंसर है, लैंडलॉर्ड, मकान मालिक वर्सेस टेनेंट जो किराएदार है। भाई दोनों में ऑब्वियसली एक रेंट एग्रीमेंट हुआ होगा कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट हो रहा है, हर महीने तुम टाइम पे किराया दोगे। 2 महीने दिया, उसके बाद क्या नहीं देंगे, जो कर पाओ कर लो। अब ये जो हुआ इसको हम बोलते हैं डिस्प्यूट्स। इस डिस्प्यूट्स को तुम ये नहीं बोलते हमको दिल में दर्द हुआ, ये क्रिमिनल है साला, ये पैसे नहीं दे रहा है, क्रिमिनल लॉज पे नहीं लगे, इसको जेल भेज दो, नहीं भेजेंगे, है ना? इस पे फाइन लगा दो, नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो क्रिमिनल लॉ के अंडर में नहीं आएगा। तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? अगर आप सिविलियंस हैं
और आपका जो केस है वो रेंट एग्रीमेंट हुआ है, कोई एग्रीमेंट का डिस्प्यूट्स, बेसिकली डिस्प्यूट्स अगर हुए हैं तो वहां पे आपको रिलीफ दिया जा सकता है। रिलीफ रिलीफ रिलीफ। रिलीफ क्या है? रिलीफ कहता है जनाब, इधर आओ, डाइवोर्स का केस हुआ, चैट सेक्शन ओपन है, क्या रिलीफ है बताइए, जल्दी से बताइए। तो जल्दी बताओ, ऐसे आराम की मुद्रा मत बैठो। सवाल तो क्लियर होगा ना सबको? डाइवोर्स में रिलीफ क्या होता है? जल्दी 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 बताओ, थोड़ा फास्ट बोलो। हम्म। कह रहे डाइवोर्स में रिलीफ होता है मैरिज? अरे परमात्मा, मैरिज थी, उन दो में डिस्प्यूट्स हुए तो डाइवोर्स की बात पहुंची, अभी कह रहा है वापस से मैरिज करवा दो। अगर डाइवोर्स हुआ है मतलब उन दो पार्टीज में, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स हुए, तो डिस्प्यूट्स में रिलीफ क्या है? रिलीफ रिलीफ रिलीफ। पति से छुटकारा, पत्नी से छुटकारा। हे परमात्मा, लोग धन्य है आप लोग, कैसी बातें कर रहे हैं, मतलब क्या बुद्धि हो गई है। इधर आओ नालायको, गजब। भाई साहब, डाइवोर्स में रिलीफ होता है सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल रिलीफ। अब ये क्या है? अगर पत्नी ने केस किया है तो पत्नी कुछ सेटलमेंट का अमाउंट मांगेगी, उसको जीवन में इतना एलिमनी, यस एग्जैक्टली, इतना पैसा चाहिए, ये होगा। पति ने केस किया है तो वो उनसे रिलीफ मांगेगा कि हमको ये चीज की रिलीफ मिल जानी चाहिए। हे प्रभु, डाइवोर्स में पति का पत्नी से, पत्नी का पति से छुटकारा नहीं, ये गजब लोग हो भैया। तो सब्सटेंशियल रिलीफ मिलेगा, जिस चीज के लिए केस किया गया वो हो जाएगा। ऐसे समझो, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंट एग्रीमेंट को लेके डिस्प्यूट्स हुए हैं, विवाद हुए हैं, तो वहां पर लैंडलॉर्ड अपने रेंट के लिए उस टेनेंट पर केस फाइल करेगा अंडर सिविल लॉ। तो टेनेंट उनको पेमेंट करेगा, मतलब कोर्ट क्या कंक्लूजन सुनाएगा? कोर्ट का कंक्लूजन आएगा गिव स्पेसिफिक रिलीफ। किराएदार को बोलेगा किराया दे दो भैया, काहे अटका के रखे हो? अरे तुमको समझा कि नहीं समझा, बताओ फटाक से। जब भी बात कर दी यार तुम लोग। हे परमात्मा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी, सबको समझा कि नहीं समझा? अरे जल्दी बताओ भाई, समझ आया कि नहीं समझ आया? जल्दी 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 बताइए। पक्का? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन लॉ। अब कॉमन लॉ की बात आई तो बच्चे के मन में प्रश्न आ गया, यार करता क्या होगा, क्या करता होगा कॉमन लॉ? हमने कहा कॉमन लॉ के लिए लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉपी में नोट करिएगा, क्या बोला हमने? लॉ ऑफ, लिख लीजिए प्लीज, कॉमन लॉ में लिखिएगा, क्या लिखा आपने? लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब मन में प्रश्न आ गया, सर ये क्या नई बला है? सर कुछ नहीं, बात सिंपल है, इधर आओ। आपने सुना होगा, कहते हैं लोग मानहानि का दावा कर देंगे, क्या है ये? डिफेमेशन। ये तो सुना ही होगा ना, डिफेमेशन का केस, या फिर निग्लिजेंसी। डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया, कैंची पेट में ही छोड़ दी, ये जो बात आई निग्लिजेंसी, डॉक्टर साहब की निग्लिजेंसी है। चार्टेड अकाउंटेंट साहब ने सिग्नेचर कर दी, डेटा देखा ही नहीं कि मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा, क्या है? निग्लिजेंसी है। सोचो, चार्टेड अकाउंटेंट सर ने, हमारी बात कर रहा हूँ, क्या कहता है, हम तो हुए नहीं, फील लो। मैं तुम्हें नहीं बोला तुम बन गए, फील लो बस। चार्टेड अकाउंटेंट सर ने साइन करी, डेटा देखा नहीं, बैलेंस शीट देखी नहीं, रिपोर्ट्स देखी नहीं, बस अरे जाओ यार, साइन मार दी। अभी सिनेरियो पे उस पर्टिकुलर बैलेंस शीट पे, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे कोई केस बन गया, तो
अब वो स्टेटमेंट पे केस बना, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट सर पर केस बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट पर केस बन गया। तो सोचने वाली बात यह है, क्या वो क्रिमिनल लॉ में आएगा या नहीं? भाई सिग्नेचर निग्लिजेंसी की वजह से हुई ना, ध्यान ना देने की वजह से हुई ना, तो कोई क्रिमिनल ऑफेंस थोड़ी हो गया। अच्छा, क्या वो सिविल लॉ में कोई डिस्प्यूट्स हुआ है क्या? हमने कहा नहीं, ये भी नहीं हुआ है, लेकिन गलत करा है तो केस तो बनेगा। हाँ, बात तो ठीक है। तो अगर वो क्रिमिनल लॉ में नहीं आएगा, वो सिविल लॉ में नहीं आएगा, तो फिर गया कहाँ? ले आओ भाई कॉमन लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ले आओ, इनको ले आओ। समझिए कैसे बोलो? हाँ जी। ओके, अब इसमें क्या होगा वो भी देख लेते हैं। आइए आइए भाई, इसमें भी कुछ कंक्लूजन वगैरह तो पकड़ना पड़ेगा ना। बड़ी सीधी बात है, समझ के लीजिए। कंक्लूजन के लिए बहुत सीधी बात रखी गई, समझिए। कहते हैं केस एज अपोज टू रूल्स एंड लॉ एस्टैब्लिश बाय द लेजिस्लेचर। बहुत सिंपल है, इसमें क्या होगा? रूल्स इस्टेब्लिश बाय दी जज। अब यहां पर क्या होगा? लॉ ऑफ टॉर्ट्स में जज जो डिसाइड करेगा वो होगा। समझाता हूं। एक व्यक्ति है जिसकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपए, बहुत ध्यान से समझिए इसको। एक व्यक्ति है जिसकी मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज, मतलब ईयरली वो 2.4 लाख रुपीज अर्न करता है। उस व्यक्ति पर किसी ने कुछ झूठे आरोप लगाए। अब उस व्यक्ति की इज्जत नीलाम होगी, एक तरीके से उसको लगा कि यार ये तो मेरी इज्जत इसने खराब कर दी मार्केट में। व्यक्ति नंबर 2, दूसरा व्यक्ति है, वो एक राजनेता है, वो बहुत बड़ा नेता है। भले वो रूलिंग पार्टी में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, वो नेता है बस, अच्छा नेता माना जा रहा है, संसद में भवन में बैठ भी पा रहा है, ऐसा नेता है। अब उस नेता के खिलाफ भी कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाए। उस नेता को भी ऐसा लगा यार इन लोगों ने तो मेरी इज्जत नीलाम कर दी, डिफेमेशन हुआ है। उस नेता ने भी, उस नेता की भी इज्जत, उसको लगा इज्जत तो खराब हो रही मार्केट में। तो मेरा प्रश्न पहला प्रश्न ये है, दोनों ही व्यक्ति के इमोशनल एंगल डैमेज हुए कि नहीं हुए? दोनों ही व्यक्तियों का इमोशनल एंगल इक्वली डैमेज हुआ भाई। उसको भी दिल से बुरा लग रहा है, इसको भी दिल से बुरा लग रहा है, दोनों को बुरा लग रहा है, क्योंकि दोनों पे झूठे केस आए, दोनों का डिफेमेशन हुआ है। बट प्रश्न ये है कि जब ये दोनों ही पार्टीज कोर्ट पहुंचेंगी, तो क्या ये सेम अमाउंट के लिए, ध्यान से सुनना, क्या ये सेम अमाउंट का डिफेमेशन केस डाल पाएंगे? मेरी इज्जत खराब की इन्होंने, इन पर 100 करोड़ का केस मार दो। 20,000 सैलरी वाला, फिर से सुनो, 20,000 सैलरी वाला कह रहा है इन पे 10 करोड़ 100 करोड़ का केस मारो, मेरी इज्जत खराब की है, आज तक मैंने इज्जत ही तो कमाई है, पैसे भले नहीं कमाए। कोर्ट के जज ने कहा, "ओ, जब तुमने पैसे नहीं कमाए तो तुम्हें इतना बड़ा लॉस भी नहीं हो रहा है, निकलो यहां से।" दूसरा, वो जो राजनेता है, हजारों करोड़ का मालिक है, हजारों करोड़ के टर्नओवर उसके थ्रू मूव कर रहे हैं, हजारों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट वो कर रहा है, वो रेल एग्रीमेंट का हो, है ना, वो सोशल एग्रीमेंट पर चल रहा हो, या फिर वो किसी दूसरे देश के बिजनेस यहाँ लाना हो। उस राजनेता की फेस वैल्यू पर कितना धंधा आ रहा है देश में, उस राजनेता की गुडविल डिफेमेशन, समझिए अब, गुडविल खराब होने का मतलब डिफेमेशन, गुडविल पर चोट हुई है। उसके अकेले नाम पर चोट नहीं हुई, उसकी गुडविल पर चोट हुई, गुडविल पे चोट हुई। अब वो जितने की वैल्यू बनाता होगा, उसने बोला 500 करोड़ का जुर्माना लगाई इन पर, 500 करोड़ का जुर्माना लगेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, बहुत ध्यान सुनते चलना, एक समोसे बनाने वाली दुकान पर नॉर्मल वो समोसा बनाता है, खिलाता है, बहुत ध्यान सीखना, कि डेली की सेल 2,000 रुपए, डेली की सेल 2,000, तुम एकदम 60,000 रुपये महीने कमा रहा है, गजब धंधा है। ठहरो, डेली की सेल 2,000 रुपये है। उसने किसी को समोसा खिलाया, उसकी समोसे के अंदर छिपकली की पूंछ आई, बहुत ध्यान से लो, वो जो समोसा खाया जा रहा था उस समोसे के अंदर छिपकली की पूंछ आ गई, कुछ कांच के टुकड़े आ गए, क्या कर लोगे? चैट ऑन है, बताओ तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? इस एंगल पे पूछ रहा हूँ, ये नहीं कि मार के गिरा देंगे सर रेट वो ठीक है, उसको छोड़ो। छिपकली की पूंछ आ गई, कांच के टुकड़े आ गए उस समोसे में, समोसे बनाने वाला ये इस कढ़ाई के उधर खड़ा है, इस कढ़ाई के इधर तुम हो, समोसा खा ही रहे थे, छिपकली की पूंछ दिखी लहराती हुई, है ना, साफ बना देंगे साफ लहराती हुई पूंछ दिख गई। दूसरा, कांच के टुकड़े दिख गए, तुम मैक्सिमम क्या कर सकते हो वो बताओ मुझे। 10 रुपए का समोसा था, चलो बताओ, तुम्हारा केस जानना चाह रहा हूँ।
उस समोसे के पैसे नहीं देंगे। ठीक बात है, वो लेगा भी नहीं उसको इंटरेस्ट भी नहीं, 10 रुपये कहता है अरे साहब गलती हो गई, अरे साहब लड़कों ने गलती कर, खत्म, केस फिनिश। लेकिन वही मैं आपको डेटा बताता हूं, तो कुछ आइए, एक डेटा जानिए आप, मजा आ जाएगा आपको। बताऊं? पैसे भी नहीं देंगे और सर पूरे पूरे खानदान को वहीं समोसा फ्री में खिलाएंगे। अरे अब मेरी बात सुनो, ये तो एक समोसे के अंदर कांच के टुकड़े आए, समोसे के अंदर छिपकली का पूंछ आ गया, तो तुमने मैक्सिमम ये किया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, मजा आ जाएगा तुमको। लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर में, कॉमन लॉ में इस प्रोडक्ट से तो सभी वाकिफ हैं, हाँ या ना? जल्दी बताना, इस प्रोडक्ट से सब वाकिफ हैं कि नहीं वाकिफ हैं? ऐसा कोई तो नहीं कि नहीं नहीं सर हमको तो पता ही नहीं, सब वाकिफ हैं। अब ध्यान से सुनो, मजेदार बात बताता हूँ। मैगी का 2015 में, कब बोला मैंने? मैगी का एक केस हुआ इन 2015। कुछ कांच के छोटे छोटे टुकड़े पाए गए थे मैगी के पैकेट के अंदर, या जो भी प्रॉब्लम थी मैगी के अलावा। इधर आइए, अब मजेदार बात सुनिए। टोटल कंपनसेशन 640 करोड़। बिल आया मैगी टोटल कंपनसेशन कितना? 640 करोड़। क्यों देना पड़ा? बिकॉज इट्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये जज डिसाइड करेगा। क्या सबको बात समझ आ गई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या सबको ये बात समझ आ गई? अच्छा ये कहाँ लगा? ये लगा कहाँ पे? एनसीडीआरसी में। कहाँ पर लगा? एनसीडीआरसी में 640 करोड़ का टोटल कंपनसेशन क्लेम करा गया मैगी से। क्यों? ऑब्वियस ही बात है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। मैं लिख देता हूँ, जरा लिख लो, आप भी लिख लो। नेशनल कंज्यूमर, नेशनल कंज्यूमर, अब ये डी क्या है? डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स रिड्रेसल करना, जो भी आ रहे हैं, रिड्रेसल कमीशन। उसके लिए एक कमीशन बैठा देना, एक ऑर्गेनाइजेशन बैठा देना कि भाई साहब राष्ट्रीय लेवल पर कोई डिस्प्यूट्स अगर हुए उनके लिए आप देख लो। तो आपको लॉजिक समझ में आया? समोसे वाले से भी सेम प्रॉब्लम थी, कांच का टुकड़ा निकला था। समोसे वाला नहीं देगा, पॉइंट वही तो है। किस प्रोडक्ट की, किस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कितनी बड़ी है, ये डिसाइड करेगा कि उस पर कंपनसेशन किस लेवल पर जाएगा। मैंने एग्जांपल क्या लिया था? 20,000 की सैलरी और राजनेता। क्यों लिया था? 20,000 की सैलरी वाले की गुडविल कितनी, एक राजनेता जो हजारों करोड़ में डील कर रहा है उसकी गुडविल कितनी, 10 रुपए के समोसे वाले की गुडविल कितनी, और 12 रुपए के मैगी वाला, मतलब मैगी की कंपनी की गुडविल कितनी। इट्स ऑल अबाउट गुडविल। तो ये बात आती है कॉमन लॉ में, और मैं उम्मीद करूँगा अब ये बात आप तगड़े तरीके से समझ चुके। पक्का मान लूँ मैं, आगे बढ़ जाऊँ? प्लीज कंफर्म करें। यस यस यस, ऑल सेट। बहुत बेसिक बात है, गुडविल जितनी बड़ी होगी चोट उतनी बड़ी होगी। बहुत बेसिक बात है, गुडविल जितनी बड़ी। अरे इसको ऐसे देखो ना, मान लीजिए, समझिए, एक ऑल्टो को किसी ने पीछे से ठोक दिया, ऑल्टो रास्ते में जा रही थी, किसी ने पीछे से आके ठोक दिया, तो बम्पर फट गया। कितना कंपनसेशन क्लेम कर लोगे आप? नहीं 5 लाख रुपए लाओ, तुमने मेरा बम्पर फाड़ दिया। वो कहा साहब बम्पर फाड़े हैं, पूरी ऑल्टो थोड़ी फाड़े हैं। बात भी ठीक कर रहा है। मान लो तुम वैगनार लेके जा रहे थे, पीछे से कोई आया बंदा, उस सारा ठोका, वैगनार की बम्पर फट गया, बम्पर ही फट गया, पीछे का पूरा बम्पर अलग थलग हो गया बिल्कुल, बम्पर में कुछ बचा ही नहीं। तो 7 लाख रुपए भी लाओ। तो कहा अरे भैया पूरी गाड़ी की कीमत 7 लाख रुपए, तुम बम्पर का साला 7 लाख ले रहे हो? अरे वाह भाई वाह। तो जैसी ब्रांड वैल्यू होगी तो ऐसा कंपनसेशन होगा। अब मान लो तुम मजराटी लेके जा रहे हो, लैम्बोर्गिनी लेके जा रहे हो, रोल्स रॉयस लेके जा रहे हो, इस कंडीशन में क्या होगा तुमने पीछे से ठोक दी, उसने कहा 10 लाख लो इससे।
अब तुम ये नहीं बोल सकते 10 लाख। सुनो, गाड़ी 12 करोड़ की है ये, उनका जिंदगी निकल जाएगी साहब। हमारी जान ले लो लेकिन हम पैसा ना दे पाएंगे, ऐसी बातें आएगी फिर। मतलब ऑल अबाउट ब्रांड वैल्यू गुडविल। ठीक है, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट लीजिए, मुझे इसको जरा शॉर्ट करने दी। मजा आ रहा है पढ़ाने में दोस्त, बाकी सारी बातें तो ठीक है। तो हमेशा को पढ़ाने का अलग आनंद है। शर्त यह है कि बच्चा उसी से पढ़ना चाहे, मजा आ जाता है फिर। चलिए, अब बात आती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ। लॉ की लैंग्वेज लिखिए मेरे साथ। नेचुरल जस्टिस, तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम्हें ऊपर वाला देख रहा है, तुम्हें वही कानून बनेगा, वही सजा देगा। गए मंदिर में घंटी बजाए, अब तुम्हें सुनना होगा। पुरानी पिक्चर में ऐसे दिखाते थे, मंदिर में पहुंचे घंटी बजाए, अब तो तुझको इस धरती पर आना ही होगा। भगवान भी कंफ्यूज कर, तो देखो अलग ही सीन चल रहा है, अब तुम्हें धरती पे आना ही होगा। जब जब पाप बढ़े हैं, ऐसी सी बातें तुमने शुरू कर दी, नहीं आएंगे भगवान ऐसे, ठंड रखो। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या कर रहा है? नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ, इसको नोट करो जरा, जो मैं अभी बोल रहा हूं। नेमो जुडेक्स, नेमो जुडेक्स इन कोसा सुआ, कोसा सुआ ये कहता है कि भाई साहब, खुद से जज बनने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर ट्रैफिक में किन्हीं दोनों की लड़ाई हुई, ध्यान से सुनो, समझते चलो। ट्रैफिक में किन्हीं दोनों की लड़ाई हुई, तुमको जो कमजोर दिखा सब उसी को मारने लगे। मोहल्ले में एक चोर पकड़ा गया, किसी के पूरा मोहल्ला मिलकर उसको मारने लगा, इसको तो साले को सबक सिखा के रहेंगे। अरे ये सब काहे बैठे हैं? कहते नहीं हम सबक सिखाएं। जैसे अक्सर क्या होता है, जब आप देखते हो कि अफजल का सांप पकड़ा गया, फिर जो चमन लोग हैं वो वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, आखिर क्यों सरकार उसको बैठ के खिला रही है, आखिर ऐसा क्या है कि गवर्नमेंट उसकी खातिरदारी कर रही है। खातिरदारी नहीं कर रही है। अब आम जनता क्या कहती है, जब हमको पता है ये ही आतंकवादी, इसको तुरंत गोली क्यों नहीं मार दे रहे हैं, किस चीज का वेट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज अ प्रोसेस, हर चीज का एक तरीका है लॉ की नजरों में। जब हम ये कह पाए कि हाँ नेचुरल जस्टिस दिया गया है, इक्वल जस्टिस दिया गया है, फेयरनेस रखी गई है। अब तुम लॉ पढ़ रहे हो, इसको सीखो। नोमा जुडिक्शन कोसा हुआ, ये लॉ का वर्ड है, इसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है? नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज, अपने कारण पर जज बन जाना सही नहीं है। आओ मेरे साथ, क्या बोला गया, क्या बोला गया, लिखिएगा। नो वन शुड बी मेड अ जज, नो वन शुड बी मेड अ जज, कोई भी व्यक्ति जज ना बन जाए इन हिज ओन कॉज, इन हिज ओन कॉज, अपने कारणों पर जजमेंट बनिए। एंड इट्स रूल अगेंस्ट प्रिजुडाइज, एंड इट्स रूल्स अगेंस्ट प्रिजुडाइज। अब आप इसको ऐसे समझिए, बड़ी साफ शब्द में बोला गया है, नेमो जुडेक्स, कोई भी जज नहीं बनेगा, इज कोसास हुआ, अपने कारणों पर कोई भी जज ना बने। तो क्या करें, आप फिल्टर लगाइए कि आपका जो केस है वो क्रिमिनल लेवल का है, आपका जो केस है वो सिविल लेवल का है, आपका जो केस है वो कॉमन लेवल का, तीनों में से किसी एक ही में होगा। चौथा कुछ नया नवेला लेके तुम नहीं आओगे भाई। या तो तुम्हें लगेगा तुम्हारी इज्जत नीलाम हुई, डिफेमेशन हुआ तुम्हारा, या तो तुम्हें लगेगा किसी से तुम्हारा कोई डिस्प्यूट्स हो गया, विवाद हो गया, या तो तुमको किसी ने चाकू मार दिया होगी, या तो फ्रॉड किया होगा, या तो थेफ्ट हुई होगी। इससे अनोखा कोई कारण निकल के नहीं आएगा। जैसे तुमने मूवी देख ली, मान लो जादू धूप, तो तुमको एनर्जी मिल गई है ना, या फिर तुमने मूवी देखी आयरन मैन, ऐसे लगा और कट 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 चीजें बदल गई और आप ऐसे उड़ के निकल गए। ठीक है, मूवी के पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया है, रियलिटी में आप इन्हीं चार में कहीं फिट बैठ रहे होंगे। एक और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, मतलब नेचुरल जस्टिस देना है लेकिन हमें जज नहीं बनना है, हमें केस फाइल करना है बस। अगला, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, एक और नोट करिए, बढ़िया बढ़िया भाषाएं हैं, लिखिए ऑडी अल्ट्रम, वर्ड निकल गया, ऑडी अल्ट्रम
पर्टम। तुम देख रहे हो दोस्त, ये लॉ के वर्ड्स हैं। आपके मन में आ रहा होगा, फिर सवाल आ जाता है कई बार कि सर ये लॉ के वर्ड इतने अतरंगी क्यों है। अतरंगी नहीं है, ये इंग्लिश की लैंग्वेज में नहीं है, क्योंकि हमारा लॉ का मेजॉरिटी पोर्शन हमारा नहीं है। बच्चा कहता अरे सर मैं समझाता। देश कब आजाद हुआ? 47। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब का है? 1872। पार्टनरशिप कब का है? 1932। तो फील आया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कब का है? 1930। तो जो मेन लॉ है वो तो पहले के हैं। फिर मन में प्रश्न आ गया, सर ऐसे कैसे हो गया? मैं बताता हूँ। भारत पहले भी एग्जिस्ट करता था, तो भारत एग्जिस्ट करता था, बट हमने जो हमारा लॉ लिया इंग्लिश लॉ से लिया। यही रीजन है कि हम अपने लॉ में आए दिन अमेंडमेंट्स लाते रहते। समझ रहे हो ना? समझते रहना। आओ, इट मीन्स हियर द अदर पार्टी। ऑडी अल्ट्रम पर्टम क्या बोलता है? ये कहता है इट मीन्स हियर दी अदर पार्टी। लॉ सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगली पार्टी की भी बात सुनो। बट अपने देश में कैसे होता है? अगर अगली पार्टी थोड़ी सी लो है, डाउन है, फिजिकल हेल्थ में भी नहीं है, सपोर्टिव हेल्थ में भी नहीं है, कॉन्टैक्ट्स भी तगड़े नहीं है, फाइनेंशियल भी तगड़ा नहीं है, रिक्शे वाला मान लो सीधा है, मैं उस रिक्शे वाले की बात कर रहा हूँ जो जंडल टाइप का है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। सीधा रिक्शे वाला, सीधा इंसान है। किसी व्यक्ति की बाइक भिड़ी, अब तुम अपने बारे में सोचो, बाइक भिड़ी, स्कूटी भिड़ी, कार लड़ी, तुम उतरे, तुमने दिमाग खराब है तुम्हारा, कह साहब गलती हो गई, तो तुमसे बोला, वो आगे तुम्हें बताना भी चाह रहा है कि क्या हुआ। उसके आगे वाली कार ने, आगे वाली बाइक ने टर्न ले लिया, इसकी वजह से उसको इधर आना पड़ा, इसकी वजह से ये हुआ। बट हियर द अदर पार्टी, बट तुम इस मोड में ही नहीं हो कि तुम्हें सुनना है। तुम दाड़ 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 क्यों कर रहा है जी? तो सर ये कौन सी लैंग्वेज से आया है? इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं लग रहा, नहीं है भी नहीं जब भी हम बात करते हैं लैंग्वेज के लॉ में जो भी वर्ड्स आए हैं, ये ब्रिटिशर्स के थ्रू निकले, है ना? वहां पे जो भी वर्ड्स आए वो अलग अलग डिफरेंशियल लैंग्वेजेस से लिए गए। इंग्लिश तो उसके नीचे की मीनिंग बता रही है। लॉ के जो वर्ड्स हैं वो इंग्लिश के नहीं है। बस ये बोला आता है, जैसे आपने सुना होगा कई बार, जैसे डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग में, अब बोला गया लुका पैसियोली से लिया गया, ऐसे निकल के आते ना। कौन है जी? हैरी पॉटर से आया। हाँ बहुत बढ़िया, बस तुम्हारी ही कमी थी कि भाई साहब ये भैया आएंगे और कुछ हमें ऐसा बता देंगे। नहीं, लैटिन वर्ड जरूरी नहीं, जरूरी बिल्कुल नहीं, मैं तो आपको वहां का बता रहा हूँ ना। रुक जाओ, चेक किया जाए लॉ वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से है। वाह, निकल के मजा आ जाए। अब देखो कैसा बोला जा रहा है, लॉ को लेके ओल्ड इंग्लिश एज लैंग्वेज यूज करा गया था। ओल्ड नॉर्स वर्ड लॉग छोड़ दो, आपको बस इतना समझना, ये कभी इस पे इन डेप्थ चर्चा कर ली जाएगी, मान लो अगर ऐसा कुछ निकालने को हमें आ गया। फिलहाल के लिए अभी हमने जो सीखा उस पर आगे बढ़ जाते हैं। हमने 4 टाइप के लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ 4 है। पहला, जहां पर क्रिमिनल ऑफेंस की बात होगी, जहां पर डिस्प्यूट्स खराब हो रहे होंगे, जहां पर कॉमन लेवल पर बात करी जाएगी, और आखिर में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इन्हीं को जो आप ब्रेक डाउन करते हैं, आ जाइए क्रिमिनल लॉ। तो मैं कैसा कर रहा हूँ इस वक्त, आपकी इस अटेंड में क्लास को पढ़ाने का लेवल हमने अपग्रेड करा है। और क्या कर रहे हैं हम लोग, पहले कंसेप्चुअल लेवल पे जा रहे हैं, एक्सप्लेन भी पूरा कर रहे हैं, फिर उसी वक्त उसको रिवाइज कर रहे हैं। आइए आईसीआई के लेवल पर, मटेरियल पर क्रिमिनल लॉ की हमने बात करी, ध्यान से लीजिए। क्रिमिनल लॉ की हमने बात करी, और हमने क्रिमिनल लॉ में क्या बोला, कंसर्न विद लॉ पर्टेनिंग टू वायलेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ और पब्लिक रॉन्ग, इसके लिए पनिशमेंट भी दी जाएगी। इंडियन पैन कोड, आईपीसी की धारा 1860 ऐसा बोलते हैं ना, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, अभी क्रिमिनल ऑफेंस इसको माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग एंड असॉल्ट, ये सब इसमें आते हैं। और आगे बढ़िए, क्राइम में इट्स नेचर एंड पनिशमेंट, क्राइम क्या डिफाइन करेगा, उसका नेचर क्या है, पनिशमेंट क्या है, उसके लिए अकॉर्डिंगली। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या बताता है कि जो क्राइम हुआ है उसमें
किस लेवल का पनिशमेंट दिया जाए, सिर्फ जेल करी जाए, सिर्फ फाइन लगाया जाए, जेल और फाइन दोनों लगा दी जाए, इस पर आगे बढ़िए। सिविल लॉ, मैटर ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, समझ गया ना, पक्का, आगे बढ़ो। लॉ प्रिमरली फोकस्ड ऑन डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन, लॉ क्या करता है, पनिशमेंट नहीं देना है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करो। अगर रेंट एग्रीमेंट में डिस्प्यूट्स आए हैं तो रेंट दिलवाओ, अगर डाइवोर्स एग्रीमेंट में डिस्प्यूट्स आए तो डाइवोर्स दिलवाओ, समझ रहे हो। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लगता है, सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल लॉ के लिए सिविल प्रोसीजर। आइए, अब देखो 1908 लिखा है, देश का बजा दूं, हमने कहा 1947। लेकिन क्या देश 1947 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, एग्जिस्ट, समझो। लेट मी एक्सप्लेन। आप 12th में थे, घर वालों ने बंदी बना दिया, कहीं नहीं निकलना है, घर में पढ़े ना, सिर्फ पढ़ना है और कहीं नहीं जाना है, तुमको बंदी बना लिया गया। फिर सीए फाउंडेशन तक कहीं नहीं निकला, एग्जाम होगा, पास हो, उसके बाद कहीं जाना है, तुमको फिर से बंदी बना लिया गया। फिर एग्जाम हुआ, फिर तुम अचानक से आजाद। आजाद वो होता है जिसका एग्जिस्टेंस हो। अगर एग्जिस्टेंस नहीं तो चीजें आजाद नहीं होती, बॉर्न होती हैं, जन्म लेती हैं। तुमको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तुम थे, तुमको दबा के रखा गया कुछ दिन, बाद में तुम आजाद हो, इंडिपेंडेंट। तो एग्जिस्टेंस था, तो जो भी लॉ बन रहे थे इंडिया में ही बन रहे थे, बट लॉ बने कैसे, उसके लिए हमने कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ उठाया है। आगे, further classified into law of contract, family law, property law, law of tort, ठीक है ना। आगे बढ़िए। सिविल ऑफेंसेस में क्या आएंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा आपने, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, यही सारी बातें। तो एग्जाम्पल लिखा है, डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, ये तो मैंने आपको लिखा है ना। आगे बढ़िए। कॉमन लॉ, अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और अ केस लॉ, समझते हैं। अ जजमेंट delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India। देश में कॉमन लॉ क्या बोल रहा है, देश में कोई सी भी कोर्ट हो, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम पावर ने कोई जजमेंट दे दी, सभी कोर्ट पर एप्लीकेबल हो जाएगी। दिस इज कॉमन लॉ। आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टे डिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा, स्टे डिसीज, टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, कि जो डिसाइड हो गया एक अटेम्प्ट में किसी एक टॉपिक पर पूरा पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का ड्राफ्ट हो गया, ये आपको उसी लेवल पे तैयार करना है, ठीक है। स्टे डिसीज टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, सुप्रीम कोर्ट ने जो 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 डिसीजन ले लिया, स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, तो उसी पर स्टैंड रहना है, बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, हाई कोर्ट में डिसीजन लिया गया, उसको आप चेंज करते रहिए। आगे बढ़िए। reinforce the obligation of court to follow the same principle of judgment established by previous decision while ruling a case where the facts are similar। तो क्या करना है, एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ में कोई तो दिक्कत हुई, झगड़े हुए, आपसी डिस्प्यूट्स हो गए, अगर मामला ऐसा है तो क्या करा जाएगा, देखा जाएगा कि पहले जब कभी जजमेंट सुनाएगी तो स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो पहले डिसाइड हुआ है पहले वो चेक करो। तो चेक क्या किया गया कि हस्बैंड वाइफ में जो भी डिस्प्यूट्स की बात आ रही है, जो एग्रीमेंट हुए थे वो ओरल हुए थे, जवाब आया हाँ। अगर ओरल हुए थे तो वहां पे बल्फर वर्सेस बल्फर 1919 का केस लॉ लगाया जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये केस लॉ है, केस लॉ, केस लॉ मैं लिख देता हूँ, समझिए, आप भी नोट करिए। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच कोई भी प्रॉब्लम हुई है, तो यहां पर दो तरह की चीजें निकलेंगी। पहला देखा जाएगा विदाउट एग्रीमेंट, कि कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं हुआ था, और दूसरा देखा जाएगा जब एग्रीमेंट अवेलेबल था। ध्यान से ध्यान से ध्यान, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे कौन सा केस हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा केस लॉ एप्लीकेबल हुआ। आसान भाषा में यदि मैं आपको बताऊं तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, कॉमन लॉ के अंडर में टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो पहले डिसाइड हुआ है। मैंने एग्जांपल लिया कि अगर किसी हस्बैंड वाइफ में कोई प्रॉब्लम हुई है, बात बहस हुई है,
तो चेक करेंगे क्या इनमें कोई एग्रीमेंट था या नहीं था। अगर एग्रीमेंट नहीं था तो क्या करिए, केस लॉ लगाइए, बल्फर वर्सेस बल्फर। ये केस लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है, एग्रीमेंट का। दूसरा, अगर मान लो कि वहां पर हस्बैंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट था और वो रिटन रजिस्टर्ड था, अरे वाह क्या बात है, एग्रीमेंट भी था, वो रिटन भी था एंड रजिस्टर्ड भी था, दोनों बातें सेट थी। ये भारतीय महिला थी, राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ, भूत बना दिया इनका, राजलुखी देवी वर्सेस भूतनाथ। क्या ये बात तुमको समझ आ गई? ये है कॉमन लॉ के बारे में। आइए जी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जैसा नाम वैसा नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं। क्या है जी? नोन एज जस्ट नेचुरल डील्स विथ सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल। अब क्या है, रूल्स क्या है नेचुरल जस्टिस, जरा चेक करते हैं। पहला, ध्यान दीजिए ध्यान, नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज एंड इट्स अ रूल अगेंस्ट प्रीजुडिसाइज। तो रूल के अगेंस्ट नहीं जाना है, खुद में खुद जज नहीं बन जाना है अपने कॉज के लिए। सेकंड, हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग, अगली पार्टी को बोलने का मौका दीजिए। रीजन डिसीजन, जो डिसीजन लेना है उसमें कारण होना चाहिए, बस ये नहीं हमको बुरा लगा इसलिए ऐसा होगा, नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे ही बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर करता है, सीए इंटर में आता है, वो लोगों को गाइड करना शुरू कर देता है यूट्यूब वीडियोस बना के, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कि ऐसे ऐसे पढ़ लो और ऐसे ऐसे हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट कि अब उस बच्चे का जो एक्सपीरियंस खुद को लेके रहा है, जरूरी नहीं कि वो चीज़ सभी पर एप्लीकेबल हो। टीचर के साथ क्या होता है वो बताता हूँ। टीचर खुद एग्जाम नहीं दे रहा होता, टीचर बहुत सारे बच्चों को एग्जाम दिलवा रहा होता है। बहुत अलग अलग कैटेगरी ऑफ माइंड बच्चे वहाँ पर उसी क्लास में होते हैं। बहुत अलग अलग तरह के वो एग्ज़ाम जब कंडक्ट करता है तो बहुत अलग अलग तरह की कॉपियाँ आती हैं। तो टीचर के पास एक्सपीरियंस होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत सारे अटेंड पढ़ाने के बाद उसको अनुभव होता है कि बच्चा कैसे करता है तो क्या रिजल्ट आने वाला है। इस बेस पे टीचर ये बता रहा होता है। अब टीचर का जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा फार बेटर होगा, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि टीचर जो प्योर टीचर रियल टीचर होंगे वो आपके फेवर और आपके इंटरेस्ट में आपको सुनाने के लिए नहीं बताएंगे कि आपको अच्छा लगे इसलिए आपको बात बता दे। सुनिए समझिए, टीचर अगर आपको अच्छा लग रहा है इसलिए बोल रहा है आपको, डॉक्टर अगर आपको अच्छा लग रहा है इसलिए वो आपको बातें बता रहा है और बातें आपको उसकी अच्छी लग रही हैं, प्रॉब्लम है कहीं, प्रॉब्लम है। ठीक है? एक एक बड़ी अच्छी वो है चौपाई है, मेरे को याद नहीं आ रही। मित्र गुरु वैद, मित्र वैद गुरु तीन जो, हाँ ये बोला गया है, मित्र वैद्य और गुरु तीन जो प्रिय बोला ही भय आस, राज धर्म तीन हो ही बेग ही नाश। ऐसी सुंदरकांड में चौपाई है बकायदा, तो बड़ी बहुत अच्छी शब्दावली यूज करी गई है। क्या आपका मित्र आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपका गुरु आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपका वैद्य, वैद्य बोले तो डॉक्टर, वो आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, प्रिय बोला ही भैया, मतलब आपको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है। एक बात बताओ, आपने देखे होंगे जो बहुत स्ट्रिक्ट डॉक्टर हैं, जब आप उनके पास जाते होंगे, जो बहुत सारे ऑपरेशन कर रहे हैं, डेली सर्जरी कर रहे हैं, आप उनके पास जाते हैं, आप बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम थी, बोलेगा ये है रिकमेंडेशन, ये दवाइयाँ आप लीजिए, आप टेस्ट करवाइए, के बाद आइएगा, फिर मैं देखता हूँ क्या करना है, और फिर आपकी सर्जरी होगी इतने दिन बाद, खत्म। इस हमारे फ्रेंड का लिगामेंट फ्रैक्चर हुआ था घुटनों में, हाँ यही पे तो डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट डॉक्टर में, अपोलो ने उनको लगभग 4 लाख रुपए का अपफ्रंट बजट पकड़ा दिया कि ये है और आपकी सर्जरी होनी का, ठीक है, फिर भी हम सेकेंड ओपिनियन लेंगे। और वो डॉक्टर ने बहुत अच्छे से बात करी, बढ़िया एसी रूम में बढ़िया बैठाया कि डोंट वरी एट ऑल, आपको टेंशन लेंगे, सारी फैसिलिटीज होगी, आप बस आ जाइएगा, हम लोग सारा कर लेंगे। हम भी साथ गए थे, हमने कहा ये तो डॉक्टर क्या ही बात है, मैंने कहा ये तो लग्जरी वाली फीलिंग आ रही है, लग ही नहीं रहा सर्जरी करवाना है हम लोग। तो हमारे दोस्त ने कहा कि वो दोस्त हमारा बैंक में एसवीपी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने बोला सैगल नाम है, मैंने कहा सैगल साहब क्या मामला, नहीं बने कहीं और चलते हैं। फिर हमने सेकंड ओपिनियन लिया, सेकंड ओपिनियन में क्लैरिटी आई कि नहीं देखिए पहले ये मेडिसिन 5 to 7 डेज होंगी,
मेडिसिन लीजिए, फिर ये चीज़ें प्रॉपर प्रोसीजर। तो हमने फिर वहाँ करा और अब मामला सेटल्ड है। आपको समझना है, प्रोसीजर फॉलो होगा, टेंशन कम होगी। प्रोसीजर फॉलो नहीं होगा, रीजन डिसीजन लेने, या आपको अपनी लाइफ में भी ऐड ऑन करना है इन चीज़ों को। जब भी आप डिसीजन लें, मेक श्योर डिसीजन शुड बी रीजन, उनके पीछे लॉजिक होना चाहिए, मैजिक नहीं। कैसे कर लो ये हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब जैसे अभी अटेम्प्ट आने वाला है ना, अब आप देखेंगे यूट्यूब पे वीडियो सर्कुलेट होना स्टार्ट होंगी। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब ये करूं। लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी, लास्ट 10 डेज स्ट्रैटेजी। 150 दिन से स्ट्रैटेजी देना शुरू करते हैं लोग। 150 दिन चालू करते हैं, फिर 120 दिन करते हैं, फिर 100 दिन करते हैं, फिर 90 दिन करते हैं, फिर 60 दिन करते हैं, 60 दिन करते हैं, लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी देते हैं, फिर लास्ट 20 डेज देते हैं, फिर 15 डेज देते हैं, फिर 10 डेज देते हैं। धन्य है आप। मेरा आपको बस बताना है, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली जाती है। स्ट्रैटेजी स्टार्टिंग में बन गई, हमें ऐसे 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 करके इस डेट तक, इस मंथ की वीक तक कोर्स खत्म करना है। कोर्स खत्म करने की स्ट्रक्चर ये होगा, हम क्लास के मॉड्यूल के क्वेश्चन, MTP RTP PYQ के क्वेश्चन, एडिशनल एडजस्टमेंट, एडिशनल लैंग्वेजेस सिखा के खत्म करेंगे। कोर्स खत्म होगा और कोर्स खत्म करने में हम CWTS चैप्टर वाइज सीरीज को ऐड ऑन करेंगे, टाइम टू टाइम पेपर लेंगे। कोर्स खत्म होने के बाद आखिरी के महीने में वापस से रिवीजन होगा, पेपर होगा, और वो पेपर आपको लिखना है। दिस इज द स्ट्रैटेजी ना। आप जो कर रहे हैं, कृपया ध्यान से सुने। आप यहाँ हैं, ध्यान सुनना, बहुत मजेदार बातें हैं और ये इंफॉर्मेशनल है, मतलब हवाबाजी वाली बातें नहीं। चलो, फोकस, फोकस। आप यहाँ हैं, हाँ है, यहीं हो, ध्यान दो बस, तुम बस ध्यान दो, तुम यहीं हो। आप यहाँ हैं, ठीक। आपका गोल यहाँ है, जो कि गोल है। इधर आओ, आपका गोल यहाँ है, आप यहाँ है। अब मेरा आपको ये कहना है, गोल इज लाइक अ वॉर। आप एक युद्ध के लिए जा रहे हैं जिसमें ड्यूरेशन फिक्स है, इस दौरान होना है। क्या करिएगा, क्या करिएगा, एक बार स्ट्रैटेजी यहां बना ली ना, कि हम स्ट्रैटेजी एक ही बार तो बनाएंगे, बार बार बनाएंगे स्ट्रैटेजी। एक बार आपने डिजाइन कर ली कि हम इस रास्ते से जाएंगे और हम ऐसे ऐसी चीज करते हुए इस गोल को अचीव करेंगे। एक बंदा तो ये है, फिर एक बंदा यहाँ से आया है, YT से, यूट्यूब से। वो क्या करने वाला है, ध्यान दो, क्या करने वाला है। सर मोटिवेशन नहीं आ रहा सर, फिर सर आएंगे मोटिवेशन देंगे। पता है हुआ क्या, गोल यहाँ था, बच्चा ऊपर से ही निकल गया, कहता है अगले अटेम्प्ट में आग लगा देंगे सर। अब वो किस अटेम्प्ट के लिए जा रहा है, क्या समझे कि नहीं समझे, चैट में बताओ। वो बच्चा कौन से अटेम्प्ट के लिए जा रहा है अब, जल्दी बताओ, बहुत लेट। हाँ भाई, अब वो बच्चा कहता है सर ये वाला अटेम्प्ट नहीं सर, अगले वाले अटेम्प्ट में सर झंडे गाड़ देंगे सर, टेंशन मत लेना सर। अब हम पूछे जा रहे हैं भैया कैसे करो, क्या सर टेंशन, अगले अटेम्प्ट में देखना सर आप, मजाक नहीं सर। मैंने पापा की आंखों में वो आंसू देखे, अम्मा की आंख, और अगले अटेम्प्ट में मजाक से हट इतनी मेहनत। फिर हमारे जैसे टीचर मालूम मिल गया, फिर पूछ लिया इस वाले अटेम्प्ट में काहे नहीं किए। समझ रहे हो, ये ध्यान रखिए। बाकी आप समझदार है ही, ये तो मैं मान ही लेता हूँ। बातें बहुत छोटी बट बहुत ज़रूरी हैं। तो जब भी कोई डिसीजन लें तो रीज़न बिहाइंड पता होना चाहिए, नहीं पता तो तकलीफ बड़ी है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग ध्यान से सुने, कॉपी में बनाएं, कॉपी में हेडिंग बनाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, वाह। चलिए जी, इन्फोर्सिंग द लॉ। मैं समझता हूँ
या आपको पहले मेरे साथ लिखना चाहिए? आ जाइए, लिखिए। इन्फोर्सिंग द लॉ। नोट्स ऐसी बने कि लोग कहे उठे, किससे पढ़ रहे हो आजकल? इन्फोर्सिंग द लॉ। आ जाओ सर। क्या है, हमने लॉ समझा, लॉ कैसे मेक होता है हमने ये समझा, लॉ का सोर्स क्या है हमने ये समझा, लॉ के टाइप्स क्या है हमने ये भी समझ लिया। अब ये भी समझ लो कि लॉ लागू कैसे होता है। गवर्नमेंट ने कहा कि ये लॉ होगा, हमने कहा बात तो ठीक है, इंप्लीमेंट कैसे करोगे, इन्फोर्स कैसे करोगे, लागू कैसे करोगे, समझाता हूं। आपने बोला तुमने मर्डर किया है। मैंने कहा हाँ, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, क्रिमिनल लॉ के अंडर में जेल की सजा हो जाएगी। उसने करेगा कौन? कौन हम पे जेल करवाएगा? हम पे कौन लॉ लगा देगा? हम कानून से ऊपर है। लॉ इन्फोर्स कैसे होगा? मेजर क्वेश्चन है, आंसर करिए। लॉ इज पास्ड, सबसे पहली सबसे बेसिक बात है समझने वाली। देखिए मेरे साथ, लॉ इज पास्ड इन पार्लियामेंट, हाँ या ना? लॉ पार्लियामेंट में पास हो गया एकदम चकाचक। आगे बढ़िए। लॉ इज इनफोर्स्ड, मैंने कहा भाई साहब पास हो गया, अब इन्फोर्स होना चाहिए कहां पर? सम ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करेंगे इसको, लिखते चलना। ऑर्गेनाइज, सम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, हमने कहा जी मॉनिटर करने वाले हैं, समझे? लॉ पास इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो लॉ पास हुआ है तो दो चीजें निकल के आएंगी। पार्लियामेंट की हमने बात की, वहां पर दो स्टेट हैं, एक है काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा है हाउस ऑफ द पीपल। लिखिए एकदम बढ़िया बढ़िया फीलिंग लीजिए। काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल। भैया लिख पाते तो क्या बोला हमने अभी? हाँ, काउंसिल ऑफ द स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल। क्या आपको इसके बारे में पहले से पता है? जवाब है हाँ। बच्चा मन में सोच रहा है नहीं सर, तुमने सुना है, बस हमने लॉ के वर्ड को प्लग कर दिया तो तुम्हें कंफ्यूजन हो गई। आ जाओ। हाउस ऑफ द पीपल, आप मुझे बताओ, आपने लोकसभा बारे में सुना कि नहीं सुना? कहता हाँ हाँ ये तो सुना ही है, तो वही है काउंसिल ऑफ द लोकसभा। हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल जहां पर लोग हैं, लोकसभा बोला गया। आगे बढ़ते हैं। अब जो बोले काउंसिल ऑफ द स्टेट, स्टेट क्या होता है? हमने कहा जी राज्य, तो क्या बोलेंगे? राज्यसभा, और ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए इधर आइए। लॉ इज पास इन पार्लियामेंट कैसे? हमने बताया जी दो हाउसेज में डिबेट डिस्कशन चला, पार्लियामेंट में वो बिल ड्राफ्ट बना, वो प्रपोज लॉ जो था वो लॉ बनने की नियत में आ रहा है, प्रेसिडेंट सर ने असेंट दी, ऑफिशियल गेजेट में नोटिफाई किया गया और वो लॉ बन गया। लॉ बनाने में काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्यसभा और हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा का बहुत अहम रोल है, जहां पर डिबेट डिस्कशन उस प्रपोज्ड बिल पर, प्रपोज लॉ पर होता है। लॉ को इन्फोर्स करने के लिए सम ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करते हैं उनको, वेदर लॉ इज ब्रीफली फॉलोड और नॉट। आज ये क्या करते हैं? मॉनिटर। क्या मॉनिटर करते हैं? वेदर जो लॉ की बात करी जा रही इज बीइंग फॉलोड और नॉट। लॉ इज बीइंग फॉलोड, लॉ लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये किस पे डिपेंड करेगा? किस पे? डिपेंडिंग ऑन लॉ, ये लॉ पर ही डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, ध्यान से सुनिए आपको समझ आ जाएगा। पहले जरा इन्हें ब्रैकेट में फिक्स कर दें, फिर आगे बढ़। आ जाइए, सभी को जरा ब्रैकेट में फिर आगे बढ़। तो मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई भार लगने लगे। जब पढ़ाई भार लगने लगे तो जान लो तुम्हें काम से मोहब्बत नहीं, बस जबरदस्ती अटके हुए हो। ये लोगों के लिए बहुत भारी है ये दुनिया। अटको नहीं, काम से मोहब्बत करो। हाँ जी।
ये हमने बातें कर ली कि यहाँ पर ये बातें हैं। डिपेंडिंग ऑन द लॉ, लॉ पे डिपेंड करेगा कि लॉ कौन कैसे इन्फोर्स करेगा। हमका अगर लॉ पे डिपेंड करेगा, जरा चेक कर लेते हैं कि कैसे। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। हमने यहाँ पर अभी दो बातें करी। पहला क्या बोला, सेंट्रल लॉ, दूसरा स्टेट लॉ। सेंट्रल लॉ, दूसरा स्टेट लॉ। समझते हैं, अगर सेंट्रल लॉ है, बहुत बेसिक बात है। हमने कहा जी सेंट्रल का लॉ है, सेंट्रल का लॉ है, उसके लिए अथॉरिटी कौन है सेंट्रल लेवल पे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। दूसरा हमने बोला स्टेट लॉ है, स्टेट लॉ का इन्फोर्सिंग अथॉरिटी कौन होगा। तो बात समझ आई कि नहीं, मैं लिख के बताऊँ। सेंट्रल लॉ है, मैं आपसे बोलता हूँ सेंट्रल का लॉ है, जरा बताओ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी कौन होगा। वहीं स्टेट लॉ है, तो मन में प्रश्न आया, इन्फोर्सिंग अथॉरिटी, लॉ को लागू करने का काम कौन करेगा। तो अगर सेंट्रल लॉ है, इसको कौन लागू करेगा भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट। बेसिक बात है ना। स्टेट लॉ है तो कौन लागू करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। हाँ जी, सेंट्रल लॉ है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट। अब कहाँ कहाँ आ गए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लेक्चर नंबर 4 में करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में यहाँ पे कवर करते हैं। आइए अब इसको देखते हैं, इन्फोर्सिंग द लॉ। हमने जो भी जाना, अब ये चेक करेंगे इन्फोर्सिंग द लॉ, लॉ इन्फोर्स कैसे होगा। हमको बहुत बेसिक बात समझ आ चुकी है, पर इसको वापस से देख लीजिए। बहुत बेसिक बात समझी हमने अभी। आ गया भाई, हमका लॉ पार्लियामेंट में पास होता है, लॉ को इन्फोर्स करना होता है, जिसको कुछ ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर करते हैं कि लॉ सही तरीके से लागू इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, वेदर लॉ इज बीइंग फॉलोड, फॉलो हो रहा है कि नहीं। डिपेंडिंग, और ये किस पे डिपेंड करता है, लॉ पर डिपेंड करता है। अगर वो लॉ सेंट्रल का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फोर्स करेगी, अगर वो स्टेट का लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको इन्फोर्स करेगी। अब चेक करते हैं। The government of India exercise its executive authority for few government minister or departments of state। आगे बढ़ जाइए। A ministry is composed of employee official। जैसे आप सुनते होंगे कि हमारी सरकार ने ये डिसीजन ले लिया, डिसीजन सरकार नहीं लेती, उनकी मिनिस्ट्रीज होती, तो मिनिस्ट्री डिसीजन लेती हैं। हाँ, फाइनल पासिंग अथॉरिटी गवर्नमेंट के। जैसे कोई प्रपोज्ड बिल, कोई प्रपोज्ड लॉ जब लॉ बनता है, कभी नहीं बोला जाता कि राज्यसभा ने बना दिया या फिर लोकसभा ने बना दिया। पार्लियामेंट हाउसेस का नाम नहीं लिया था, किसका नाम लिया था, सरकार ने बना। प्रेसिडेंट सर साइन कर रहे हैं, उनका आता ही पता कहीं नहीं है। हमेशा बोला जाता है कि मोदी जी ने कर दिया, क्या उनका कोई रोल ही नहीं है। तुमको समझना है बातें, आगे बढ़ो। नोन एज सिविल सर्वेंट एंड इट्स पॉलिटिकली अकाउंटेबल थ्रू अ मिनिस्ट्री। सिविल सर्वेंट, अब IAS PCS ऑफिसर्स आप सुनते हैं ना, इधर आइए। मोस्ट मेजर मिनिस्टर्स आर हेडेड बाय अ कैबिनेट मिनिस्टर हु सिट इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स and is typically supported by a team of junior ministers called the Ministry of State। इनके थ्रू ही चीज़ें चल रही हूँ। अब इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पर आएगा। बहुत ही बढ़िया, लेक्चर नंबर 3 खूबसूरती के साथ कंप्लीट हुआ।